इंद्रपुरी साम्राज्य के आसमान में 3 ताकतवर योद्धाओं के सामने अपने पंखों को लहराते हुए दुदुसी खड़ी हुई थी, जो इंद्रपुरी साम्राज्य के ताकतवर योद्धा बूढ़े सिल्वरथामा से अग्नि शक्ति ग्रंथ प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए ऋतिक वेदा ने वो ग्रंथ नीचे जमीन की ओर फेंक दिया और फिर पूरे साम्राज्य के ऊपर अपनी शक्तियों से एक कवच बना दिया, जिसके कारण दुदुसी वो ग्रंथ प्राप्त नहीं कर पाई और क्रोध में आ गई। अब आगे दुदुसी समझ गई कि अभी उसका रुकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, बूढ़े थामा और सिल्वर टाइगर, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं वापस आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करना। ये धमकी देते हुए दुदुसी वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर जब भूमि पर खड़े लोगों ने ये नाम सुना तो सभी हैरान रह गए। ये दोनों तो सुपर 7 वॉरियर के 7 योद्धाओं में से हैं, जो शक्ति के 8वें स्तर से 7वें स्तर पर आ गए हैं और जिनकी शक्तियों पर फिलहाल नियंत्रण लगा हुआ है। अरे ये दोनों तो अमर योद्धा हैं, इनको मारना मुमकिन नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है, ये बहुत तेज हुआ करते थे। इनकी रफ्तार के सामने तो रक्षक ऋतिक वेदा भी नहीं टिक सके थे। कहा जाता है उन्होंने एक बार अपनी एक शक्ति के हमले से 5 योद्धाओं को जान से मार दिया था, जो शक्ति रैंक के 7वें स्तर पर थे। वहीं दूसरी ओर जमीन के शोर से दूर आसमान में रक्षक वेदा और सिल्वर टाइगर के साथ खड़े बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, इस मुसीबत के चलते मैं अपना अग्नि शक्ति ग्रंथ लेना तो भूल ही गया। चलो उसे देखते हैं। अब तक ऋतिक वेदा, जो अपनी शक्तियों को वापस लेकर इंसानी रूप में लौट चुके थे, गंभीर होकर बोले, हाँ चलो। इतना कहते ही वो तीनों योद्धा उड़ते हुए नीचे एक समतल भूमि पर पहुंचे और अपनी शक्तियों के बल पर उस अग्नि शक्ति ग्रंथ को ढूंढना शुरू किया। लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उन्हें वो ग्रंथ नहीं मिला। कहाँ गया वो ग्रंथ? ऐसा कहते हुए रक्षक ऋतिक वेदा के माथे पर परेशानी के भाव आ गए। ये सुनकर बूढ़े थामा मुस्कुरा कर बोले, अरे रक्षक ऋतिक वेदा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस ग्रंथ को कोई आम आदमी खोलेगा तो मुझे आभास हो जाएगा और मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहते ही लाल आग की तरह दहकते पंख उनके पीछे से निकल आए और वो वहां से तेजी से उड़कर आसमान में गायब हो गए। उनके जाते ही सिल्वर टाइगर भी रोशनी में बदलकर उनके पीछे उड़ गया। दोनों को जाते देख साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी अपने नीले पंखों को निकालकर वहां से उड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा में विद्युत जगमगाते मोती की रोशनी में किताब को पढ़ रहा था। पढ़ने के साथ ही वो हैरान होकर बोला, ये तो अग्नि शक्ति ग्रंथ है। अगर मैं इस ग्रंथ में लिखी तकनीक सीख गया तो मैं आसानी से साम्राज्य में होने वाले मुकाबले को जीत जाऊंगा। तब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर मैं राजा से कहूंगा कि मुझे पढ़ने के लिए सिद्धार्थ आश्रम भेजने का प्रबंध करे और मैं वहां अपने चक्रों को जागृत करके सबसे ताकतवर योद्धा बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी चमकी, जो अगले ही पल उदासी में बदल गई और वो बोला, लेकिन मैं लड़ूंगा कैसे? मेरे पास बस ये लोहे का भाला है और माँ का दिया लॉकेट, और मेरी बूढ़ी दादी जो मुझे बताती ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं 3 दिन बाद के मुकाबले में हिस्सा कैसे लूंगा? मुझे बस भागना आता है, बचना और लड़ना तो आता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने जैसे ही वो ग्रंथ बंद किया, उसके गले में लटका हुआ लॉकेट चमकने लगा और तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे ग्रंथ के पन्ने पलटने लगे और ग्रंथ का पहला पेज खुल गया और उस पर लिखे शब्द चमकने लगे और एक तेज रोशनी का रूप लेकर उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि विद्युत को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विद्युत को एहसास हुआ कि कोई उसे जगा रहा है, जिस वजह से उसको होश आ गया और तभी
उसे सामने उसकी बूढ़ी दादी नजर आई। विद्युत की दादी अपनी गंभीर आवाज में बोली, बेटा विद्युत, तुम यहाँ क्यों सो गए? दादी आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, नहीं तो मुझ बुढ़िया को फिर से इतनी दूर आना पड़ेगा। और आते वक्त चोटी से फल और जड़ी बूटियाँ भी लेते आना। दादी की बात सुनकर विद्युत गंभीर आवाज में बोला, दादी जब हमारे घर के सामने इतने सारे पेड़, फल और जड़ी बूटियां लगी हैं, तो फिर आप क्यों मुझे बार बार ये सब इस पहाड़ के ऊपर से लाने के लिए बोलती हैं? लेकिन दादी ने विद्युत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लाठी टेकते हुए गुफा से बाहर चली गई। अपनी दादी के जाते ही विद्युत ने आसपास देखा, लेकिन उसे वो किताब कहीं नजर नहीं आई। विद्युत समझ गया कि जरूर उसकी दादी ने उस किताब को अपने पास रख लिया होगा। ये ख्याल आते ही विद्युत ने किताब के बारे में सोचना छोड़कर अपना भाला उठाकर अपनी कमर पर बांधा और दादी का दिया हुआ काम पूरा करने के लिए पहाड़ की ओर निकल पड़ा। पहाड़ के ऊपर जाते हुए विद्युत ने देखा, आज आसमान में काले बादल छाए थे और जोरदार बिजली कड़क रही थी। विद्युत ऊपर शिखर पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक आसमान से बिजली टूटकर पहाड़ी पर तेज झटका लगा और चट्टानें गिरने लगी। विद्युत का पैर फिसला ही था कि अचानक उसने दूसरी चट्टान को पकड़ लिया। विद्युत हैरान हो गया और सोचने लगा कि उसने ये कैसे किया। तब उसे कुछ याद आया और उसके दिमाग में ग्रंथ के पहले पन्ने की छवि उभर आई, जिस पर ऊर्जा के इस्तेमाल और खतरों से बचने के तरीके लिखे हुए थे। वो समझ गया कि उसी जानकारी की वजह से वो पहाड़ी से गिरने से बच गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि उसने उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया। विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और उसे अपने शरीर में ऊर्जा बहती हुई महसूस हुई। विद्युत ने उस ऊर्जा को अपने मनोबल से पैरों की तरफ केंद्रित किया और कुछ क्षण बाद पैरों को धरती पर जोर से पटकते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ छलांग लगाई। अगले ही पल वो चोटी पर था। विद्युत खुशी से चिल्लाने लगा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तभी एक तेज बिजली चमकते हुए सीधे विद्युत पर आई, जिससे उसके शरीर को तेज झटका लगा और उसके गले का लॉकेट चमकने लगा। बिजली के प्रहार से विद्युत के कपड़े चीथड़ों में बदल गए थे और उसके शरीर पर बने चक्र, अग्नि, त्रिशूल, शंख के निशान किसी टैटू की तरह चमकने लगे थे। ये बिजली इतनी ताकतवर थी कि बड़े से बड़े जंगल को जलाकर राख कर सकती थी। लेकिन 14 साल का विद्युत अब भी जिंदा था, पर उसका शरीर कमजोर था, इसलिए वो उस बिजली के प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर से बेहोश हो गया। करीब 3 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो एक झोपड़ी में था। विद्युत हैरान रह गया क्योंकि ये झोपड़ी उसका ही घर था। उसने अपने शरीर को देखा तो उसके कपड़े बदले हुए थे। विद्युत की हैरानी बढ़ गई और वो जोर से दादी दादी कहकर चिल्लाने लगा। विद्युत के अचानक चिल्लाने की आवाज सुनकर दादी हड़बड़ाकर कमरे में आई और बोली, तुझे होश आ गया नालायक? आजकल तू बहुत कामचोर और बदमाश हो गया है। कोई भी काम बोलो उसका उल्टा करता है। और आज अपने कपड़े कैसे फाड़ लिए तूने? तेरे फटे कपड़े बदलकर तुझे ये नए कपड़े पहनाए हैं मैंने, जो तेरे जन्मदिन के लिए बनाए थे नालायक। लेकिन दादी, मुझे भी कुछ पूछना है। चुप बैठ अभी। पहले ये बता कि तू उस पहाड़ पर जाकर बेहोश कैसे हो गया? दादी रुआंसी होते हुए बोली, मैं बुढ़िया तो पहाड़ी पर चढ़ भी नहीं सकती। भला हो उस बूढ़े आदमी का जिसने तेरी जान बचाई और घर पहुंचाया। वो अभी भी बाहर तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा है और कहता है कि तुझे अच्छी तरह से जानता है। ये सुनकर विद्युत अचरज से बोली, बूढ़ा आदमी? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर किसने बचाई विद्युत की जान? कौन है वो बूढ़ा आदमी? अग्नि शक्ति ग्रंथ का ज्ञान कैसे विद्युत के अंदर आया और ग्रंथ के खुलते ही क्यों चमकने लगा उसके गले का लॉकेट? और क्या विद्युत जा पाएगा 3 दिन बाद इंद्रपुरी साम्राज्य में होने वाले मुकाबले में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। और अगर आप हैं फैंटेसी के दीवाने
तो सुनते रहिए रहस्य से भरपूर ये रोमांचक कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इंद्रपुरी साम्राज्य से दुदुसी जा चुकी थी।